दिल्ली की लड़ाई में कांग्रेस को लड़ते हुए दिखाई नहीं देना चाहिए, एक सांकेतिक सिर्फ होना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल ने साफ कर दिया था कि हम दिल्ली में कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। 24 अकबर रोड किताब लिखने वाले कांग्रेस के वफादार पत्रकार टीवी चैनलों पर ये समझाते रहे आम आदमी पार्टी को ही मुसलमान वोट देगा। कांग्रेस के खैराती लगातार कांग्रेस को एहसास करा रहे थे कि आपकी स्थिति दिल्ली में कमजोर है, आप एक कमजोर पार्टी हैं और आप यदि दिल्ली में फाइट करेंगे तो आम आदमी पार्टी हार जाएगी। दरअसल वेणुगोपाल जानते हैं कि यदि दिल्ली में कांग्रेस केजरीवाल के सामने समर्पण कर गई तो फिर उसके ऊपर बिहार में लालू प्रसाद यादव का जबरदस्त दबाव होगा। नमस्कार, कैसे हैं आप? दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार खत्म हो गया। अब असली चुनौती इस बात को लेकर है कि दिल्ली के चुनाव परिणाम में विजेता कौन होगा और सेकंड नंबर पे कौन रहेगा, तीसरे नंबर पे कौन रहेगा, यह भी महत्वपूर्ण है। सत्ता क्या सचमुच 2.5 दशक के बाद बीजेपी के हाथ में आ रही है दिल्ली की सत्ता, और जिस दिल्ली पर पारंपरिक रूप से कांग्रेस का कब्जा था वो सबसे बड़ी विपक्ष बन जाएगी, या फिर केजरी के लिए वो वोटकटुआ बन जाएगी। दरअसल कांग्रेस बहुत जद्दोजहद में रही दिल्ली चुनाव को लेकर। कांग्रेस और उसके खैराती ये नैरेटिव बनाते रहे कि दिल्ली में कांग्रेस को सिर्फ फाइट करते हुए दिखते रहना चाहिए। दिल्ली की लड़ाई में कांग्रेस को लड़ते हुए दिखाई नहीं देना चाहिए, एक सांकेतिक सिर्फ होना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल ने साफ कर दिया था कि हम दिल्ली में कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। और केजरी ने जब दिल्ली में चुनाव साथ ना लड़ने का एक तरफा घोषणा कर दिया तो कांग्रेस पसोपेश की स्थिति में हो गई। कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं था। कांग्रेस जान रही थी कि तुष्टीकरण का उसका वोट उसके हाथ से खिसक चुका हुआ है। इसलिए खिसक चुका है क्योंकि कांग्रेस खुद कमजोर हो गई। जब आप खुद कमजोर हो जाते हैं, जब आप खुद लाचार हो जाते हैं तो आपकी अहमियत खत्म हो जाती है। समाज में भी यही रूल है। आप जब ताकतवर हैं, आप जब प्रभावशाली हैं तो आपको 4 बार नमस्कार करने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन जो ही आप कमजोर होते हैं लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। जिस दिल्ली में कांग्रेस का वर्चस्व था, कांग्रेस के एक एक विधायक और मंत्रियों का दौर हमने दिल्ली में देखा हुआ है। ऐसा लगता था कि दिल्ली के राजा हैं दिल्ली के मंत्री। वो हारून यूसुफ, वो परवेज हाशमी, शीला दीक्षित की पूरी टीम दिल्ली की राजा की तरह होती थी। केजरी के चेले चपाटों की वो हाल कभी नहीं हो पाई। 3 बार सत्ता में आने के बाद भी केजरीवाल के अलावा केजरी के चेले चपाटों की वो स्थिति नहीं रही। सिसोदिया की कुछ हद तक स्थिति रही, सिसोदिया के अलावा किसी की कोई हैसियत नहीं रही। बाद में तिहाड़ जाने के बाद इन सब का कांड हो गया। तो जो राहुल गांधी बीमार बनकर बहाने बना रहे थे, दिल्ली चुनाव से खुद को बाहर कर रहे थे, वो राहुल गांधी एकाएक एक्टिव हुए। वो राहुल गांधी एकाएक चुनाव मैदान में उतर गए और कांग्रेस लड़ाई में दिखाई देने लगी। ऐसा क्यों? दरअसल आपने देखा होगा, महीने भर पहले कांग्रेस के खैरात पर सालों पड़ने वाले खैराती यूट्यूबर्स ये नैरेटिव बना रहे थे कि कांग्रेस इस चुनाव में नहीं है, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। और वो ये कहते थे कि राहुल गांधी खुद चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जीते। मेरे कई साथी जो सालों मेरे साथ कांग्रेस कवर किए, वो मुस्लिम साथी भी ये कहते रहे कि कांग्रेस को वोट नहीं देगा मुसलमान, जबकि वो कांग्रेस समर्थक हैं। मैं जानता हूं कि उनका पूरा लाइफ कांग्रेस की सेवा में बीता, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के दौर में उनकी रही। वो आज भी कांग्रेस के प्रति वफादार हैं, लेकिन वो ये मुझे समझाते, जब मैं उनसे आइडियाज लेने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने साफ कहा कि कुछ भी बीजेपी नाटक कर ले, कुछ भी कर ले, मुसलमान वोट कांग्रेस को नहीं देगा। 24 अकबर रोड किताब लिखने वाले कांग्रेस के वफादार पत्रकार टीवी चैनलों पर यह समझाते रहे कि आम आदमी पार्टी को ही मुसलमान वोट देगा। दरअसल ये नैरेटिव सेट करने आते रहे कि दिल्ली में मुस्लिम वोट बटे नहीं। ये पूरा एजेंडा चलता रहा कि दिल्ली में मुस्लिम वोट बटे नहीं, और इसीलिए कांग्रेस के महासचिव कांग्रेस के इन खैरातियों से बहुत नाराज रहे।
कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल इस कदर नाराज रहे कि कांग्रेस मुख्यालय में का जो नया उद्घाटन होना था, आपको याद होगा, आप चौंक जाएंगे कि आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में हार के लिए कांग्रेस के कुछ वफादार खैरातियों ने वेणुगोपाल को खलनायक बना दिया था। आज की तारीख में हर कोई जो कांग्रेस के खैराती पत्रकार हैं, वो सब वेणुगोपाल को खलनायक बना रहे हैं। हरियाणा की हार के लिए मां बेटे या भाई बहन को जिम्मेदार ठहराने के बदले कांग्रेस की खैराती वेणुगोपाल को खलनायक बनाने लगे और ये कहने लगे कि वेणुगोपाल की सलाह पर राहुल गांधी चलते हैं। राजाओं के साथ यही होता है, जब आप नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी में तो हमेशा कहा जाएगा मालिक तो बहुत अच्छा है, ये मैनेजर खराब है, जबकि मैनेजर वही काम करता है जो मालिक चाहता है। सच ये है कि राहुल गांधी ने जिनको सिपह सलार रखा हुआ है, एक समय में जब कांग्रेस के सिपह सलार जेडी थे, जनार्दन द्विवेदी, अब वो कहां है कुछ भी नहीं पता। बाद में कांग्रेस ने की वफादारी में नाम रणदीप सुरजेवाला का आया, लेकिन आजकल माना जा रहा है कि वेणुगोपाल जो महासचिव है उन्हीं का चल रहा है। वो दक्षिण भारत से आते हैं, इसीलिए उत्तर भारत के खैरातियों की दुकान उन्होंने बंद कर दी। आपको आश्चर्य लगेगा, कांग्रेस का जो नया मुख्यालय उद्घाटन हुआ, उस नए मुख्यालय को 15 जनवरी को जब कांग्रेस का मुख्यालय का उद्घाटन हुआ, उस उद्घाटन में ये जो भव्य कांग्रेस का आलीशान मुख्यालय बना, ये कांग्रेस ने अपने दौर में जमीन आवंटित किया था, बीजेपी के लिए भी और अपने लिए भी। राष्ट्रीय पार्टियों को आवंटित हुआ। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड है, उस रोड पर बीजेपी का जो गेट है, वो मेन गेट जिस तरफ है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी गेट रोड कहलाता है, और उसी रोड पर यह मुख्यालय कांग्रेस का है, लेकिन कांग्रेस ने इसे कोटला रोड की तरफ खुलवाया है ताकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इस मुख्यालय की चर्चा ना हो। इस मुख्यालय का जिस दिन उद्घाटन हुआ, उस दिन कांग्रेस के किसी भी बीट रिपोर्टर को एंट्री नहीं मिली। कांग्रेस और ना सिर्फ बीट रिपोर्टर बल्कि कांग्रेस के वफादार पुराने जितने पत्रकार हैं, उसमें से किसी को भी इसमें एंट्री नहीं मिली। दरअसल एएनआई, पीटीआई के अलावा एजेंसियों की भी एंट्री इसमें बंद कर दी गई। सालों तक कांग्रेस के सेवादार पत्रकारों को इससे बड़ा झटका लगा। कांग्रेस का मुख्य उद्घाटन हुआ, सोनिया गांधी ने उद्घाटन किया, राहुल गांधी वहां थे, खड़गे थे, लेकिन इस भवन का नाम सोनिया भवन, इंदिरा भवन रखा गया। और जब इसका उद्घाटन किया गया तो टेलीविजन चैनलों पर लाइव कटा, क्योंकि एएनआई और पीटीआई मौजूद था। एएनआई की जो चीफ हैं स्मिता प्रकाश को भी कांग्रेस ने बाइकाट किया हुआ था। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता स्मिता प्रकाश को इंटरव्यू नहीं देते, लेकिन एएनआई को बुलाया गया था ताकि वीडियो सबको मिल सके, लेकिन कांग्रेस के वफादार पत्रकारों को एंट्री नहीं मिली। तो यदि वफादार पत्रकार एंट्री करते तो अंदर तक जाते, पता नहीं क्या कुछ दिखाते, लेकिन माना जा रहा है ये सब कुछ हुआ उस वेणुगोपाल की वजह से, क्योंकि वेणुगोपाल को लगता है कि कांग्रेस के खैराती गलत सलाह देते हैं उनके आका को। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा समेत सोनिया गांधी को कांग्रेस के खैराती गलत सलाह देते हैं। दरअसल कांग्रेस के खैराती लगातार कांग्रेस को एहसास करा रहे थे कि आपकी स्थिति दिल्ली में कमजोर है, आप एक कमजोर पार्टी हैं, और आप यदि दिल्ली में फाइट करेंगे तो आम आदमी पार्टी हार जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी, और बीजेपी को हराने के लिए चाहिए कि कांग्रेस बैकफुट पे आ जाए। कांग्रेस अपने वफादार पत्रकारों की सलाह से कन्विंस थी, इसीलिए यूट्यूब पे जितने खलियर खैराती हैं, जो बड़े बड़े संपादक हुआ करते थे, आज के डेट में खलियर हैं, उन सब ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में नैरेटिव बनाया और कांग्रेस को साइड में रखा कि कांग्रेस ने वॉकओवर देने की तैयारी कर ली आम आदमी पार्टी को, क्योंकि ताकि बीजेपी ना जीत सके। कांग्रेस के खैराती यही खेल खेलते रहे, और इसी खेल के कारण कांग्रेस के खैरातियों ने कांग्रेस का बेड़ा गर्क बंगाल में कर दिया, बिहार में कर दिया, उत्तर प्रदेश में कर दिया, और कांग्रेस को ये समझ में ही नहीं आया। बिहार में कांग्रेस का वर्चस्व था, बंगाल में कांग्रेस का वर्चस्व था। सिद्धार्थ शंकर राय, जो कहा जाता है इमरजेंसी के सबसे प्रभावशाली नेता थे, उनके जाने के बाद बंगाल में रिपीट नहीं हो पाई, क्योंकि उस समय वामपंथियों ने कांग्रेस को दबा दिया। और इंटरेस्टिंग ये कि वामपंथी चिपके तो रहे देश भर में कांग्रेस के साथ, लेकिन बंगाल में कांग्रेस का वजूद खत्म कर दिया।
उसके बाद वापस वामपंथियों का वजूद ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग हट करके तोड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने वामपंथियों के साथ वही गठजोड़ कर लिया और जहां जहां कांग्रेस लगातार 2 बार हारी, हमेशा के लिए खत्म हो गई। दक्षिण में तमिलनाडु से लेकर के आप उत्तर प्रदेश में देखिए, 80 के दशक के बाद से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दोबारा कभी वापस नहीं आ पाई। आखिरी चीफ मिनिस्टर 1989 में कांग्रेस का था और ठीक उसी ढंग से 90 में बिहार से कांग्रेस का जो खात्मा हुआ वो फिर वापस नहीं हो पाई। और कमाल की बात देखिए, जिसने कांग्रेस का खात्मा किया, कांग्रेस उसी के चिपक गई जोंक की तरह। चाहे वो बिहार में मुलायम सिंह या लालू प्रसाद यादव हों, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव हों, कांग्रेस उसी से चिपक गई। और बंगाल में भी यदि कहिए तो वामपंथियों से, जिस वामपंथी ने कांग्रेस का वजूद खत्म कर दिया, तमिलनाडु में भी जिस डीएमके ने उनका वजूद खत्म किया, उसी से कांग्रेस चिपक गई। ये चीजें कांग्रेस को लगा कि कम से कम बीजेपी को रोकने के लिए ये स्ट्रेटजी उसकी काम आएगी, लेकिन धीरे धीरे इस स्ट्रेटजी ने कांग्रेस को बहुत कमजोर कर दिया और कांग्रेस 50 के नीचे चली गई। अब की बार जब 99 पर कांग्रेस आई तो कांग्रेस फरफराने लगी, तो थोड़ा नकेल अखिलेश यादव ने टाइट कर दिया, थोड़ा नकेल अरविंद केजरीवाल ने टाइट कर दिया, बाकी सारी कसर ममता बनर्जी ने टाइट कर दिया, तो कांग्रेस की तिलमिलाहट बढ़ गई। कांग्रेस को लगा कि ये क्षत्रिय छत्रप उन्हें बर्बाद करना चाहती है और इसीलिए वेणुगोपाल ने एक स्ट्रेटजी बनाई कि भले ही दिल्ली में बीजेपी हार जाए, जीत जाए, लेकिन हमें लड़ते हुए दिखाई देना है। वेणुगोपाल की स्ट्रेटजी कि यदि हमने पंजाब में, हम यदि दिल्ली में लड़ते हुए दिखाई नहीं देंगे तो केजरीवाल हमेशा के लिए दिल्ली में प्रभावशाली हो जाएगा और फिर दिल्ली में हम कभी लौट कर नहीं आएंगे। ये कांग्रेस पर दबाव पंजाब कांग्रेस की तरफ से भी था। दरअसल पंजाब में भी कांग्रेस ने फ्रेंडली फाइट किया और वही फ्रेंडली फाइट दिल्ली में भी कांग्रेस करना चाह रही थी, लेकिन वेणुगोपाल एकदम से नहीं चाहते कि अब ये प्रभाव चले। दरअसल वेणुगोपाल जानते हैं कि यदि दिल्ली में कांग्रेस केजरीवाल के सामने समर्पण कर गई तो फिर उसके ऊपर बिहार में लालू प्रसाद यादव का जबरदस्त दबाव होगा। यदि उभर करके कांग्रेस आ गई, तुष्टीकरण का उसका वोट उसे वापस मिल गया। कांग्रेस को यदि यह भरोसा तुष्टीकरण के वोट को दिला पाई कि हम ही बीजेपी से फाइट कर रहे हैं, तुष्टीकरण का वोट थोक में मिलता है और तुष्टीकरण का वोट यदि कांग्रेस को थोक में मिल गया, क्योंकि तुष्टीकरण का वोट जहां गिरता है वो थोक में गिरता है। इसीलिए कहता हूं कि अखिलेश यादव यदि बिहार चले जाए तो अखिलेश यादव एक विधानसभा क्या, ये पार्षद तक की चुनाव नहीं जीत सकती। जो कांग्रेस, जो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट एक थोक में अखिलेश यादव को मिलता है, वो बिहार में नहीं मिल सकता है। जो लालू यादव को बिहार में थोक वोट मिलता है, वो एक वोट भी उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव ताल ठोकने कश्मीर भी गए थे, हर जगह जमानत जब्त हुआ, मध्य प्रदेश में जमानत जब्त हुआ, क्योंकि तुष्टीकरण का वोट वही सटे राज्य में अपनी स्ट्रेटजी अलग रखती है। जिस अरविंद केजरीवाल को इस संघ का एजेंट मानते थे, उस अरविंद केजरीवाल को मुस्लिम वोट थोक में गिरने लगा। कांग्रेस मुस्लिम वोट आज भी दिल्ली में मना स्थिति से कांग्रेस के साथ है, लेकिन वो वोट करती है आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस को यही लगा कि तुष्टीकरण का वोट हम अपने पक्ष में कर लेंगे तो हम लड़ाई में साफ सामने आ जाएंगे और बीजेपी भले ही जीत जाए, हम दिल्ली में एक ताकत दिखा पाएंगे और फिर उसी आधार पे हम पंजाब में लड़ पाएंगे और दूसरे राज्यों में भी। इसी स्ट्रेटजी के कारण कांग्रेस ने दिल्ली में अपने आप को लड़ता हुआ दिखाया। जिस अजय माकन के प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक दिया गया था, उस अजय माकन ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन असहज स्थिति बनी रही। आज भी खैरातियों ने वेणुगोपाल को खलनायक बनाने के खेल में कांग्रेस को कमजोर करके रखा और यही वजह है कि जब वेणुगोपाल ने तय किया कि कांग्रेस के खैरात पर सालों से पलने वाले खैरातियों ने कांग्रेस को गुमराह किया है, तो सोचिए कांग्रेस के खैरातियों की एंट्री बंद हो गई। जिस बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के रिपोर्टर्स से लेकर तमाम टेलीविजन चैनल्स के रिपोर्टर्स, हर अखबार के रिपोर्टर्स सहज रूप से पहुंचते हैं, उसी जगह पे कांग्रेस, जो कांग्रेस का मुख्यालय है, उसमें कांग्रेस के सालों से
रिपोर्टिंग कर रहे उनके वफादार पत्रकार जिनने 30-30 साल से वफादारी की है, परिवार की वफादारी की है, उन सबकी एंट्री नहीं हुई है। आप कल्पना कीजिए कांग्रेस के 3-3 दशक से वफादारी करने वाले पत्रकारों की एंट्री नहीं हुई। अब ये यूट्यूब पे रोना रोते हैं कि हमने कांग्रेस की इतनी दिनों तक सेवा की और हमारी एंट्री नहीं हो रही है। ये बाकायदा अलग अलग चैनलों पे अब कांग्रेस को गाली देते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत गाली देने की नहीं है। ये गाली राहुल गांधी को नहीं दे सकते कि एंट्री कैसे बैन हुई। ये सब के सब वेणुगोपाल पर हमला करते हैं। दरअसल ये स्ट्रेटजी वेणुगोपाल ने बनाई है कि भले ही हम दिल्ली में हार जाएं, भले बीजेपी दिल्ली में जीत जाए, यदि केजरीवाल जीतेगा तो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। कांग्रेस की स्ट्रेटजी अब यह बनी हुई है कि केजरीवाल हमारा वोट काटता है, अखिलेश यादव हमारा वोट काट रहा है, इसीलिए हमें लड़ते हुए दिखना है। और वेणुगोपाल की इसी स्ट्रेटजी के पर कांग्रेस के वफादार पत्रकार नाराज हैं, लेकिन कांग्रेस ने चाल चल दी है। अब यही वजह है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। अब त्रिकोणीय इसलिए क्योंकि तुष्टीकरण के वोट ने एकदम से हमला कर दिया। उसे लगा कि केजरीवाल शाहीन साजिश में उसके साथ नहीं था। केजरीवाल ने दिल्ली दंगे का खेल तो किया, लेकिन उसे फंसा दिया। अब इंटरेस्टिंग ये कि दिल्ली चुनाव में तो असउद्दीन ओवैसी भी कूद चुका है। कांग्रेस को यह लगता है कि असउद्दीन ओवैसी को एंट्री केजरी ने करवाई है, ताकि केजरी को पता है कि उसके जितने चेले चपाटे हैं वो सब के सब ओवैसी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, और यदि ओवैसी के टिकट पे वो जीत भी गए तो वापस अरविंद केजरीवाल की पार्टी में आ जाएंगे। इसीलिए कि तुष्टीकरण के वोट के लिए कोई जद्दोजहद केजरीवाल ने नहीं की। यही केजरीवाल की राजनीति की स्ट्रेटजी है। दूसरी तरफ कांग्रेस तुष्टीकरण के वोट के लिए कुंभ के खिलाफ चली गई पार्लियामेंट में, और उसके बाद लगातार सनातन द्रोह पर है। इसीलिए कांग्रेस को लग रहा है कि सनातन द्रोह जितना करेंगे, हिंदुत्व के खिलाफ जितनी आवाज वो उठाएंगे, उतना कांग्रेस के लिए मुश्किलें आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती जाएगी। इसीलिए दिल्ली का चुनाव पूरी तरह से निर्णायक दौर में है, और कांग्रेस ने इस फाइट को और रोमांचक बना दिया है। तो अब 5 तारीख का इंतजार कीजिए, इंतजार तो 8 तारीख का करना पड़ेगा कि परिणाम कैसा आता है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।